अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो उम्मीद है कि पिछला लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और अगर नहीं आया तो बार बार देखिए। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बी मैनेजमेंट अकाउंटिंग MA F2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपका आगे बहुत जगह पे यूज होगा। कॉस्ट क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट यानी अगर आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, आपने किसी डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, आपने ये एस्टीमेट लगाना है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी में इंक्रीज लेके आएंगे तो कॉस्ट में कितना इंक्रीज आएगा, या आपने फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करना है कि कौन सी कॉस्ट प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने से बढ़ती है, कौन सी कॉस्ट प्रोडक्शन लेवल चेंज करने से चेंज नहीं होती। तो ये जो सारी चीज़ें अगर आप एस्टिमेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉस्ट क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। तो इस लिहाज से कॉस्ट क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का या किसी भी लेवल का जो सिलेबस आपके सामने आ जाए मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो उसमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो है वो बेसिक है। यानी इसके बगैर आप कॉस्ट को सेपरेट हेड्स में, सेपरेट सेक्शंस में डिवाइड नहीं कर सकते अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन को भी हम कवर करेंगे। उसमें डिफरेंट टेक्निक्स जो यूज हुई हैं कि कैसे हम कॉस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, वेरिएबल और फिक्स को कैसे अलग करते हैं, हम कॉस्ट को डिपार्टमेंट वाइज कैसे एलोकेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। कॉस्ट क्लासिफिकेशन की टाइप्स क्या क्या है, यानी बेसिस क्या क्या है, किस किस बेस पे हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं, ये भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। तो अब ये जो हमारा टॉपिक है कॉस्ट क्लासिफिकेशन का, इसमें कुछ मेन चीज़ें उसने समरी में बता दी हैं। तो वो अगर आप समरी को ही एक दफ़ा देख लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि चैप्टर में वो क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेगा। जैसे कॉस्ट क्लासिफिकेशन में सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे वो बता रहे हैं समरी में, चैप्टर का इंट्रोडक्शन या जो चैप्टर के मेन कंटेंट्स हैं उनको बता रहा है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ वो बता रहा है कि हम इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे और इलुस्ट्रेट करेंगे प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को। यानी टोटल जो कॉस्ट है उसमें कौन कौन सी कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है और कौन सी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं है और उसको हम नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में लेंगे। इसी तरीके से कॉस्ट को क्लासिफिकेशन करेंगे एलिमेंट्स की बेस पे। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में, उसमें अब नॉन प्रोडक्शन के 3 एलिमेंट्स आगे आ जाते हैं, बेसिकली 4 हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, सेलिंग कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस कॉस्ट है। यहाँ पे 4 बना दिए, हम इसको सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को समटाइम्स इकट्ठा भी ले लेते हैं। तो वो फिर 3 कैटेगरीज बन जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट। फिर हमें वो ये बताएगा कि कॉस्ट की जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं वो भी 3 है। मटेरियल एक एलिमेंट है, लेबर है और ओवरहेड्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरीके से कॉस्ट को प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में डिवाइड करने से हमें, यानी एक अकाउंटेंट को क्या बेनिफिट होगा, बिजनेस को डिसीजन मेकिंग में उससे क्या फायदा होगा, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में उसका क्या हिस्सा है प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की क्लासिफिकेशन का। एंड हम इसी तरीके से कॉस्ट को डिफरेंट फंक्शन की बेस पे, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्लासिफाई करेंगे, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में क्लासिफाई करेंगे, इसी तरह सेमी वेरिएबल स्टेप फिक्स में भी क्लासिफाई करेंगे। फिर हम उनके ग्राफ्स बनाएंगे कि ग्राफिकल बिहेवियर कॉस्ट का बिहेवियर शो करने के लिए, कॉस्ट का बिहेवियर रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे ग्राफ बनाते हैं। फिर हम कॉस्ट को सेपरेट करेंगे फिक्स और वेरिएबल को, उसके लिए हम हाई लो टेक्निक यूज करेंगे। और उस हाई लो टेक्निक में अगर कॉस्ट चेंजिंग आ रही है किसी तरह की भी, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, यानी फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में अगर किसी तरह का चेंज आ रहा है प्रोडक्शन लेवल चेंज होने के साथ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो डिस्कस करेंगे। हाई लो मेथड के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर फंक्शन एंड इक्वेशन। फंक्शन यानी इक्वेशन बना के हम कैसे कॉस्ट को डिफरेंशिएट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। और कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट के लिए आम तौर पे कि वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट यूनिट इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता।
क्योंकि वो इन दोनों को गौर से पढ़ता ही नहीं। तो ये भी हम इस चैप्टर में हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि कोई चीज़ कॉस्ट ऑब्जेक्ट है या कॉस्ट यूनिट है। स्टूडेंट यूजुअली इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है और एमसीक्यू गलत कर देता है। कॉस्ट सेंटर का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कॉस्ट सेंटर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है उनका कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका है प्रीवियस चैप्टर में। और लास्ट में वो कहता है कि हम कोडिंग कैसे करेंगे, कॉस्ट को कोड कैसे करेंगे। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट को डिफरेंट कोड्स जो दिए जाते हैं वो क्यों दिए जाते हैं, उनका फ़ायदा क्या है, और कोडिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एनालाइजिंग कॉस्ट, कि कॉस्ट को सबसे पहले तो हम जब हमने लिख लिया अपने साथ, हमने समराइज कर लिया है, तो हम उसको एनालाइज करते हैं कि कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अ कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। यानी कहते हैं मैनेजमेंट विल रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट कॉस्ट समरीज। वो जो भी हम ऊपर डिस्कस किया हमने कि हमें कॉस्ट को कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अ कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो हमें चाहिए कि किसी प्रोडक्ट बनाने में हमें कितनी कॉस्ट लग रही है। इसके लिए हम कॉस्ट को एनालाइज करते हैं। कॉस्ट फॉर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ठीक है, जब हमने अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनानी है, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है, तो उसमें भी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पोर्शन है उसमें हम कॉस्ट कौन कौन सी किस किस हेड के अंदर लिखेंगे, उसके लिए कॉस्ट को एनालाइज करेंगे हम। कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जैसे मैंने बताया था कि हमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है कि हम हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट उसको एलोकेट करना चाहते हैं। तो वो कॉस्ट सेंटर जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है उसकी जब हमने परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो कॉस्ट की बेस पे करनी है। अब कॉस्ट को हम उस कॉस्ट सेंटर में एलोकेट और अपोर्शन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर की कितनी कॉस्ट बनी और वो जो कॉस्ट है वो उसकी टारगेटेड कॉस्ट से कम है या ज़्यादा। ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं अभी। फिर कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में हम कॉस्ट को यूज़ करते हैं, यानी वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है। अब डिसीजन मेकिंग में हम वेरिएबल कॉस्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट को हम अफेक्ट नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में कर भी सकते हैं कि हम कोई ऐसा डिसीजन लें कि हमारी ओवरऑल फिक्स कॉस्ट कम हो जाए, तो डिसीजन लिया जा सकता है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो वो जब हम कॉस्ट को एनालाइज करेंगे तो ही हमारा इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो सकेगा। और कॉस्ट्स दैट आर यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, वही बात, वो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड आगे प्लानिंग और कंट्रोल भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है, तो वो भी हम देखेंगे। उसके लिए भी हम करते हैं कॉस्ट का एनालिसिस। To be able to produce these summaries, the type of cost and the cost behavior will need to be analyzed. अब ये जो पहला कॉन्सेप्ट जो कि समरी में उसने एंड पे लिखा हुआ था, तो यहाँ पे वो सबसे पहले बता रहा है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनी एक्टिविटी फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज अंडरटेकन। वो ये कह रहा है कि कोई भी चीज़, चाहे वो एक्टिविटी हो, चाहे वो कोई एक सेक्शन और डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस हो, वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा उस सूरत में कि अगर उस एक्टिविटी या उस कॉस्ट सेंटर यानी डिपार्टमेंट की कॉस्ट सेपरेटली मेजर की जाती हो। मिसाल इसकी क्या है कि आप जब प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो आप फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर बना रहे हैं और आप प्रिंटर ही बना के सेल कर रहे हैं। अब प्रिंटर में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे उसमें एक इंक टोनर लगा हुआ है, उसमें बाकी अंदर पुर्जे लगे हुए हैं, उसमें एक हीटर लगा हुआ है, उसमें एक फ़ैन लगा हुआ है कूलिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी छोटी छोटी आइटम्स हैं तो सही, इन पे कॉस्ट तो लग रही है, लेकिन आप जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो आप कॉस्ट एक प्रिंटर की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपने जो आगे सेल करना है वो प्रिंटर सेल करना है, प्रिंटर का टोनर नहीं सेल करना। अगर वो सेपरेटली सेल करना है तो वो एक अलग इशू है। मैं एक जनरली उन चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ कि अगर आप उनको सेपरेटली सेल नहीं करते, वो पार्ट्स में आ जाएंगे, पार्ट्स में अलग से सेल भी हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली आप प्रिंटर सेल कर रहे हैं अगर, तो आप एक प्रिंटर की कॉस्ट मेजर करेंगे, उसके अंदर जो पुर्जे लगे हुए हैं उनकी अलग अलग कॉस्ट मेजर नहीं करेंगे।
तो हम ये कहेंगे कि वो एक प्रिंटर कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके अंदर जो टोनर लगा हुआ है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी एन ऑब्जेक्ट इज एनी एक्टिविटी फॉर विच अ सेपरेट, अब वो एक्टिविटी में बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे गाड़ी है तो गाड़ी में सीट्स भी लगी हुई हैं, उसमें इंजन भी है, उसमें लाइट्स भी हैं, लेकिन आप गाड़ी सेल कर रहे हैं तो आपके लिए एक गाड़ी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, कार एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ अ सर्विस, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। उस सर्विस प्रोवाइड करने में समटाइम्स आप मटेरियल यूज़ करते हैं, कुछ आप इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उनके ऊपर सारी डेप्रिसिएशन वगैरह होती है, लेकिन आप सर्विस को एज अ होल एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ रनिंग अ डिपार्टमेंट, एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसकी कॉस्ट सेपरेटली कैलकुलेट की जाती है, मेजर की जाती है, वो डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर होगा और वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी होगा, उसकी एक अलग से कॉस्ट मेजर कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई डिपार्टमेंट जॉइंटली किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ या अंडर किसी दूसरे डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो फिर जो अंडर काम कर रहा है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उसकी कॉस्ट अलग से सेपरेटली कैलकुलेट नहीं हो रही, बल्कि मेजर डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है। और इसी तरीके से एक बिजनेस होता है, उसके मल्टीपल रीजनल ऑफिसेज होते हैं, तो हर रीजनल ऑफिस एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी एक्टिविटी जिसकी सेपरेटली कॉस्ट मेजर की जाए हम उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट वो प्रोडक्ट, जैसे आप यहाँ पे कंफ्यूजन जो क्रिएट होती है पहले उसको देख लें। जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो कार है, लेकिन अकेली कार नहीं, वो एज अ होल पूरी जो कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो डिपार्टमेंट है, जो वो जो सारी कार्स बन रही हैं वो कलेक्टिवली कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, कलेक्टिवली कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन उन उसमें अगर सिर्फ एक कार को कंसिडर करेंगे, सिर्फ एक यूनिट को कंसिडर करेंगे, तो वो एक यूनिट कॉस्ट यूनिट कहलाएगा। जैसे प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, तो अलग अलग प्रोडक्ट ए एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट बी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट सी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन प्रोडक्ट ए में से कोई एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए वो कॉस्ट यूनिट है, यानी सिंगल यूनिट जो होगा वो कॉस्ट यूनिट होगा। तो इसमें बेसिकली वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि उस पूरे यूनिट में हम जो पार्ट्स लगे हुए हैं उनको कंसिडर नहीं करते, बल्कि कलेक्टिवली उस यूनिट को कंसिडर करते हैं। तो वो जो पूरा सेक्शन है, प्रोडक्ट ए बनाने वाला, प्रोडक्ट बी बनाने वाला, प्रोडक्ट सी बनाने वाला, वो अलग अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। और प्रोडक्ट ए का एक यूनिट अगर हम ले लें, प्रोडक्ट बी का एक यूनिट अगर हम ले लें, और इसी तरह सी का एक यूनिट ले लें, तो वो प्रोडक्ट ए का एक यूनिट एक कॉस्ट यूनिट है, प्रोडक्ट बी का एक कॉस्ट यूनिट एक कॉस्ट यूनिट है, इसी तरह प्रोडक्ट सी। उसकी कुछ एग्जांपल दे रहा है, पहले डिफाइन कर लेते हैं हम। अ कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट्स आर असरटेन्ड। कॉस्ट पर यूनिट जिस चीज की आप कैलकुलेट करते हैं वो आपका कॉस्ट यूनिट है। जैसे आप किसी जगह से कुकिंग ऑयल लेने चले जाएं, तो यूजुअली आप कुकिंग ऑयल लेके आते हैं लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, तो मिनिमम क्वांटिटी क्या हुई, 1 लीटर। यूजुअली ऐसा ही है हमारे यहाँ कि हमें वो मिनिमम 1 लीटर का पैकेट मिलता है। तो हम ये कहेंगे कि ऑयल का 1 लीटर एक कॉस्ट यूनिट है। इसी तरह अगर आप कहीं खाना खाने जाते हैं, आप एक चावल की प्लेट लेते हैं, तो वो जो चावल की एक पूरी प्लेट है वो एक कॉस्ट यूनिट है। इसी तरह सर्विस में भी कॉस्ट यूनिट होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा है कि अ रूम इन अ होटल, वो कॉस्ट यूनिट है। पूरा रूम, उस पूरे रूम की सर्विसेज वो प्रोवाइड करेगा किसी भी गेस्ट को, तो वो रूम एक कॉस्ट यूनिट है। अ लीटर ऑफ पेंट, जैसे मैंने कुकिंग ऑयल की एग्जांपल दी, तो उसी तरह लीटर ऑफ पेंट की एग्जांपल है कि पेंट भी आपको मिनिमम 1 लीटर में मिलेगा, 5 लीटर की कैन मिलेंगे या उससे बड़ा। और इन पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, एक पेशेंट भी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है कि एक डॉक्टर एक टाइम पे एक पेशेंट को उसकी बीमारी को डायग्नोज करता है और उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रेस्क्राइब करता है मेडिसिन, तो वो एक पेशेंट उसके लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, या सॉरी कॉस्ट यूनिट है। तो वो कॉस्ट यूनिट वो यूनिट है मिनिमम
स्मॉलेस्ट पार्ट जिसकी कॉस्ट हम असरटेन करते हैं, यानी जिसकी कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम उसी कॉस्ट यूनिट को कस्टमर को सेल करेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो है कॉस्ट सेंटर। अ कॉस्ट सेंटर इज अ प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन, फंक्शन, एक्टिविटी और आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट कैन बी असरटेन्ड। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जिस तरह रेवेन्यू सेंटर था, कॉस्ट सेंटर था, प्रॉफिट सेंटर था और इन्वेस्टमेंट सेंटर, तो वहाँ पे भी कॉस्ट सेंटर को डिस्कस किया है। तो यहाँ पे वो दोबारा इस के रिलेशन में बता रहा है कि कॉस्ट सेंटर इज़ अ प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन, यानी वो कोई लोकेशन हो सकती है, मतलब कोई ऑफिस हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, या कोई फंक्शन हो सकता है, जैसे अकाउंट्स एक फंक्शन है यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसी तरह परचेज डिपार्टमेंट एक अलग फंक्शन है, और इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एक अलग फंक्शन है। या वो कहता है कोई एक्टिविटी हो सकती है, जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आप कहते हैं जी हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट किया जाता है तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी तो ये है कि सिंपली उसको चेक किया जाता है और उसको मेडिसिन दे दी जाती है। एक एक्टिविटी ये है कि किसी पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है, वो एक अलग एक्टिविटी है। इसी तरह मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, तो वो कोई एक एक्टिविटी भी एक कॉस्ट सेंटर कहलाता है। और आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट कैन बी असरटेन्ड, वो कोई आइटम भी हो सकती है, कोई मशीन हो सकती है। जैसे फोटोकॉपियर एक पूरा कॉस्ट सेंटर भी हो सकता है। अगर किसी ऑफिस में बहुत ज़्यादा फोटोकॉपी का काम है तो वो जो फोटोकॉपी का डिपार्टमेंट होगा या फोटोकॉपी मशीन होगी वो कॉस्ट सेंटर भी कहलाता है समटाइम्स। तो वही चार चीज़ें लिखी है। डिपार्टमेंट, कोई कंपनी का डिपार्टमेंट हो सकता है, मशीन हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट जो लगाया हुआ है कंपनी ने, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो भी कॉस्ट सेंटर हो सकता है। और अवार्ड इन हॉस्पिटल, वो पूरा वार्ड, अब यहाँ पे पेशेंट की बात की थी कॉस्ट यूनिट में कि एक पेशेंट एक कॉस्ट यूनिट है, और अवार्ड एज अ होल एक कॉस्ट सेंटर है। जैसे उन्होंने कोरोना का एक वार्ड बना दिया तो वो पूरा वार्ड जो होगा वो एक कॉस्ट सेंटर बन जाएगा। अब कोरोना जो है वो हर चीज़ में यूज़ हो रहा है एग्जाम्पल में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आम हो गया हर जगह पूरी दुनिया में कि हर जगह उसी की मिसालें मिलती हैं। फिर है कॉस्ट कार्ड। ये बेसिक चीज़ें जो कॉस्ट से रिलेटेड है। कॉस्ट कार्ड बेसिकली एक पीस ऑफ कार्ड है, पीस ऑफ पेपर है, या एक सॉफ्ट कॉपी है आपने अपने अकाउंटिंग सिस्टम में या एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर में बनाई हुई है। ज़्यादातर तो कोशिश की जाती है कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे कॉस्ट कार्ड जो होता है ना वो हार्ड कॉपीज़, यानी वो उन्होंने गत्ते के कार्ड्स प्रिंट करवाए होते हैं कंपनी ने, तो वो साइट पे उन्होंने रखे हुए होते हैं। तो जो भी साइट इंजीनियर होगा या साइट सुपरवाइज़र होगा वो उस कॉस्ट कार्ड को यूज़ करेगा। अब वो यूज़ किस लिए होता है? कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। कोई भी चीज़ अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ही अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वो एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहाँ पे मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगी, अदर टाइप के ओवरहेड्स भी लगेंगे, तो वो अलग अलग हेड्स में उनको उस कॉस्ट कार्ड पे रिकॉर्ड करेगा। तो कॉस्ट कार्ड इज़ यूज टू शो द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉस्ट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ईच कॉस्ट, यानी वो कोई मटेरियल कॉस्ट है, लेबर है, एक्सपेंसेस हैं, इस तरह अलग अलग उसके हेड्स बने हुए होते हैं और उनमें रेलेवेंट चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। अ कॉस्ट कार्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड फॉर वन यूनिट और अ प्लान्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो आपकी मर्जी है कि सिंगल सिंगल यूनिट का बनाएं या आप 1000 यूनिट का इकट्ठा कॉस्ट कार्ड बना लें। द फॉलोइंग कॉस्ट आर ब्रॉड। अब डायरेक्ट मटेरियल रिकॉर्ड होगा, लेबर रिकॉर्ड होगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे। अब सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर आप ऐड कर लें, इन तीनों एक्सपेंसेस को ऐड कर लें अगर, तो वो प्राइम कॉस्ट बन जाती है। लिखा भी हुआ है उसने ब्रैकेट में टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट्स। तो अगर आप डायरेक्ट कॉस्ट्स को ऐड कर लेते हैं तो वो टोटल जो होगा उसका वो प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। फिर अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं वो भी दो तरह के हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। अच्छा, अगर आप प्राइम कॉस्ट में, अब ये जो डायरेक्ट कॉस्ट्स होती हैं ना, सारी डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा वेरिएबल ही होगी, लेकिन डायरेक्ट है तो इसलिए उसने साथ लिख दिया कि डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट होती ही वेरिएबल है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन लेवल के चेंज होने के साथ चेंज हो रही होती है, यानी डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं। अगर प्रोडक्शन लेवल चेंज होगा, प्रोडक्ट का क्वांटिटी कम या ज़्यादा होगी, तो डायरेक्ट कॉस्ट भी कम या ज़्यादा होगी।
इसमें अगर कुछ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो भी ऐड कर लें, यानी जो डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन वेरिएबल है, तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। इस तरह यहाँ तक प्राइम कॉस्ट बीच में इन तीनों का सम है। प्राइम कॉस्ट में वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी ऐड कर लें तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। फिर उसमें आप फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड कर लें तो वो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाएगी। यहाँ तक प्रोडक्शन की बात है। फिर उसमें अगर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी ऐड कर लें तो वो टोटल कॉस्ट बन जाएगी, यानी ओवरऑल जितनी भी कॉस्ट लगी है वो यहाँ तक आ जाएगी। तो ये बेसिकली कॉस्ट कार्ड में ये चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है। द टर्म यूज्ड इन द अबव बुलेट पॉइंट्स आर एक्सप्लेन्ड इन द रेस्ट ऑफ। ये एक एग्जांपल दी है उसने कि ये एक कॉस्ट कार्ड बना हुआ है जिसमें उसने डायरेक्ट मटेरियल रिकॉर्ड किया कि वुड भी यूज़ हो रही है और पेंट भी, उनका उसने क्वांटिटी भी लिख दी, 5 मीटर स्क्वायर क्वांटिटी है वुड की, और उसका रेट भी लिख दिया, और पर यूनिट जो टोटल मटेरियल यानी वुड यूज़ हुई वो भी लिख दी। इसी तरह पेंट, इसी तरह फिर लेबर आ गई, कटिंग एंड असेंबली की लेबर अलग, पेंटिंग डिपार्टमेंट की लेबर अलग। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं अदर, जैसे लाइसेंस फ़ी है, आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो किसी का है और उससे आपने लाइसेंस लिया वो डिज़ाइन कॉपी करने के लिए, तो वो लाइसेंस फ़ी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एक एग्जांपल हो गई। तो ये टोटल प्राइम कॉस्ट आ गई 25.50। इसमें वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड किए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। यही टोटल वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट भी कहलाती है। मार्जिनल कॉस्ट का जब कॉन्सेप्ट कहीं पे भी आए तो उसमें आपको ये याद रहना चाहिए कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट है। वो जो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं उसमें मार्जिनल कॉस्ट यही वेरिएबल कॉस्ट होती है। लेकिन कौन सी? प्रोडक्शन कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट नहीं है। फिर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी ऐड कर लिए, यहां तक तो होगी प्रोडक्शन। अब मार्जिनल कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में टोटल डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ इस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का होता है। पर यूनिट जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आप लगा रहे हैं तो पर यूनिट टोटल कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में और मार्जिनल में सिर्फ इस ओवरहेड का डिफरेंस होता है कि मार्जिनल कॉस्ट में हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को कॉस्ट का पार्ट कंसिडर नहीं करते। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक में हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को भी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट कंसिडर करते हैं। और उसमें नॉन प्रोडक्शन ऐड हो गए। हमने ऊपर अभी देखा कि नॉन प्रोडक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सेलिंग एक्सपेंसेस भी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और फाइनेंस कॉस्ट जो कि इस क्वेश्चन में तो नहीं होगी वो भी होती है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में। ये भी ऐड कर ली तो ये टोटल कॉस्ट बन गई। तो ये कॉस्ट कार्ड का एक उसने दिया हुआ एग्जांपल दी हुई है, बना के दिखाया हुआ है। इस कॉस्ट के ऊपर 49.2 के ऊपर वो कहता है कि उसने मार्कअप ऐड किया 20%, यानी 49.2 का 20% लिया विच इज 9.84, वो कॉस्ट में ऐड कर लिया तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है 59.04 आ गई। यही उसने क्वेश्चन में रिक्वायर भी किया होगा, कहीं नहीं किया तो क्योंकि इलस्ट्रेशन है तो वो खुद ही बताई जा रहा है कि क्या कर रहा है। अब मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखिए, मार्कअप का एक कॉन्सेप्ट है और एक मार्जिन का कॉन्सेप्ट। मार्कअप उसने ब्रैकेट में बड़ा क्लियरली डिफाइन भी किया उसको कि मार्कअप में आप कॉस्ट को 100% कंसिडर करते हैं और उस पे परसेंटेज लेंगे, जबकि मार्जिन में आप सेलिंग प्राइस को 100% कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको लिख के बता देता हूँ वो क्या है कि अगर आप मार्कअप को 100% कंसिडर कर रहे हैं, यानी आपने लिखा कि मार्कअप जो है वो 100% है, यानी जो बेसिकली आप कॉस्ट जो है वो 100% है। मार्कअप में कॉस्ट जो है वो 100% है। तो अब अगर मार्कअप होता है परसेंटेज ऑन प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, मार्कअप क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो जब कॉस्ट 100% है तो अगर आप उस पर परसेंटेज लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसको कॉस्ट की एक्चुअल वैल्यू पे डिवाइड करेंगे। जैसे 10% है तो अगर आपकी कॉस्ट 500 है, इस पे आप 10% लेना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। तो वो 50 रुपीज़ जो आएगा या $50 आएगा या जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, मार्कअप। तो 500 में आप इस मार्कअप को ऐड कर लेंगे
तो आपकी आ जाएगी सेलिंग प्राइस 550। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, अगर अब आ जाएं आप मार्जिन पे। मार्जिन में आप सेलिंग प्राइस को 100% लेते हैं। अच्छा, अगर आपकी सेल्स प्राइस SP 100% है इज इक्वल टू 100% है, और वो साथ ये भी बता रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है या जो आपकी आप अर्निंग उसमें करना चाहते हैं वो 10% है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपकी सेल प्राइस आई है जो आपने कैलकुलेट की है विच इज़ 100%, क्योंकि मार्जिन का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने सेल प्राइस को 100% कंसिडर किया। तो हमें डाटा से ये पता चला कि जो सेल प्राइस है वो इस तरह आई होगी कि हमने अपनी कॉस्ट में 10% ऐड किया। किसका 10%? सेल्स का 10%। या इसको हम ज़्यादा आसानी से लिख लेते हैं, जब आप सेल परसेंट को 100% कंसिडर कर रहे हैं सेल प्राइस को, तो कॉस्ट फाइंड करने का तरीका ये होगा कि सेल प्राइस में से आप प्रॉफिट को माइनस कर दें तो आपकी आ जाएगी कॉस्ट। यानी हम अगर इस क्वेश्चन में या इस जो हम लिख रहे हैं इसमें अगर देखें तो हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि अगर सेल प्राइस 100% है और प्रॉफिट 10% है तो इसका मतलब ये होगा कि जो कॉस्ट है वो 90% है। यानी इस केस में हम ये कह सकेंगे कि वो जो हमारी 500 कॉस्ट है जो अभी ऊपर भी लिखी है उसी को अगर हम कंसिडर कर लें तो दैट इज नाउ 90%, दैट इज नॉट 100%, क्योंकि मार्जिन के कॉन्सेप्ट में हम सेल प्राइस को 100% कंसिडर करते हैं और प्रॉफिट का जो भी परसेंटेज होगा उसको अगर सेल प्राइस की परसेंटेज में से माइनस करें तो जो रिमेनिंग परसेंटेज होगी वो कॉस्ट की परसेंटेज होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट की परसेंटेज है वो बेसिकली 90% है। अब अगर वो हमें कहता है कि आप मार्जिन कैलकुलेट करें यानी मार्जिन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि हम 500 को मल्टीप्लाई तो 10 से करेंगे लेकिन डिवाइड उसको 90 से करेंगे, यानी डिवाइड 100 से नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब हमें गिवन कॉस्ट है अगर तो वो सेल प्राइस ही देता, अगर हमें वो सेल प्राइस देता, जैसे वो हमें एक प्राइस बता देता कि ये सेल प्राइस है और आप मार्जिन कैलकुलेट करें तो तब हम सेल प्राइस को 10 से मल्टीप्लाई करते और डिवाइड 100 से ही करते, क्योंकि सेल प्राइस 100% है। तो जब वो 100% है तो हम डिवाइड 100 से करेंगे तो वो 1% हो जाएगी, रह जाएगी। यानी एक वैल्यू आपके पास 100% होती है तो आप उसमें से 9% कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर उस वैल्यू को आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो वो सिर्फ 1% रह जाएगी, और अब उस 1% को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9% आ जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% आ जाएगी। ये जो कॉन्सेप्ट होता है डिवाइड किस नंबर से करना है वो यही है कि वो नंबर जितने परसेंट है आप उस नंबर को उतने परसेंट पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर लें उस नंबर से जितने परसेंट आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मार्जिन का जो आंसर आएगा वो 50 से ज़्यादा होगा, क्योंकि अब हम 100 पे डिवाइड नहीं कर रहे, 90 पे डिवाइड कर रहे हैं। वो जो भी आए वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन की मुनासबत से। तो मार्जिन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा यकीनन। तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये बल्कि हम इस इलस्ट्रेशन को जो उसने दी है ना हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देखें कि उसकी जो अपनी कॉस्ट थी वो 49.2 थी और अब वो मार्कअप लेना चाहता है तो वो 49.2 को 100% कंसिडर करता है और मार्कअप 20% लेता है। जब तो वो जब 49.2 को 100 पे डिवाइड करेगा, क्योंकि वो 100% ही है तो उसके पास आ जाएगा 1%, क्योंकि 100% को 100 पे डिवाइड करें तो 1% रह जाएगा। अब जो भी आंसर आएगा दैट इज 1%, उसको फिर 20 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1% मल्टीप्लाई बाय 20 इज 20%। तो अब उसने 20 से मल्टीप्लाई किया तो उसका जो
उसका जो आंसर आया वो 9.84, दैट इज मार्कअप। मार्कअप को उसने सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए कॉस्ट में ऐड कर दिया। लेकिन जब मार्जिन का उसने फॉर्मूला लगाया तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि अब ये जो कॉस्ट है ना दैट इज नॉट 100%, क्योंकि इसमें 10% मार्जिन की बात कर रहा है वो। तो अब सेलिंग प्राइस अगर 100% है, क्योंकि मार्जिन में कॉन्सेप्ट ही है कि सेलिंग प्राइस बीइंग 100%, तो हम कहेंगे कि द कॉस्ट इज 90%। ये जो कॉस्ट है ये 90% है। तो अब इस 90% में 10% कैलकुलेट करना है अगर हमें, तो हम 49.20 को डिवाइडेड बाय 90 करेंगे। और वो 90 इसलिए कि इट इज़ 90%। तो जब 90 पे डिवाइड करेंगे तो ये यूनिटरी मेथड होता है बेसिकली, तो वो 1% आ जाएगा, यानी यूनिट परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। अब उस यूनिट परसेंटेज को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10% आ गया आंसर। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15% आ जाएगा। जिससे भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने परसेंट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि उसने 10% मार्जिन की बात की थी तो वो 10% कैलकुलेट किया 5.47, और उसको सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए कॉस्ट में ऐड कर लिया। लेकिन अगर उसने हमें यही 54.67 सेलिंग प्राइस दी हुई होती, अब हमें पता था कि मार्जिन के फॉर्मूला में दिस 54.67 इज 100%। अब इसमें से अगर 10% कैलकुलेट करना है तो हम 54.67 को 100 पे डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 5.467 या 5.47 आंसर आ जाएगा। तो हमें पता चला कि अगर कॉस्ट गिवन है लेकिन फॉर्मूला वो मार्जिन का अप्लाई करवाना चाह रहा है, तो हम फिर कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे कि ये कॉस्ट कितने परसेंट बनती है। अगर वो कहता है कि मार्जिन 15% है तो जो कॉस्ट है दैट इज 85%। अगर वो कहता है कि मार्जिन 12% है तो द कॉस्ट इज 88%। अगर वो कहेगा कि जिस तरह इस एग्जांपल में कि मार्जिन 10% है तो फिर द कॉस्ट इज 90%। फिर हम उस कॉस्ट को उसकी रेलेवेंट परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, यूनिट परसेंटेज आ जाएगी, उसको जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो उतने परसेंट आ जाएगा। यानी 10% कैलकुलेट करना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लासिफाइंग कॉस्ट। एक्चुअली अब हम आए हैं क्लासिफिकेशन पे। तो चार तरह से हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं जो उसने लिखा भी। कॉस्ट को एलिमेंट की बेस पे, जैसे इंट्रोडक्शन में भी हमने पढ़ा कि कॉस्ट के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो तीन ही। एलिमेंट की बेस पे जब वो कॉस्ट को क्लासिफाई करेगा तो वो एलिमेंट्स तीन ही है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। उसने लिखे मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस यानी ओवरहेड्स। दिस इज यूजफुल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। यानी आप एलिमेंट क्लासिफिकेशन यूज करते हैं व्हेन यू वांट टू कंट्रोल द कॉस्ट, कि आप मटेरियल किस प्राइस पे ले रहे हैं। मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट को हम किस तरीके से कंट्रोल करें। अब वो एक अलग इशू है कि कंट्रोलेबिलिटी में भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं डेफिनेटली। यानी अगर आप मटेरियल की प्राइस कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप चीप मटेरियल ले लें लेकिन उसकी क्वालिटी कम होगी, जिसमें वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स तो बहरहाल हैं। फिर लेबर है और एक्सपेंसेस। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो नेचर की बेस पे। नेचर वाइज कॉस्ट दो ही तरह की है, या तो वो कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है या वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट हम कहते हैं हर वो कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो किसी भी फिनिश्ड प्रोडक्ट में से जिसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सके। और फिनिश्ड प्रोडक्ट में इजीली जिस प्रोडक्ट की या जिस कॉस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करना पॉसिबल ना हो वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले लें कि आप एक घर बनवाना चाहते हैं, एक उसमें एक रूम एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, तो अगर आप एक मैसन को बुलाएंगे, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को बुलाएंगे और उससे अगर आप एस्टिमेट करवाएंगे कि इसमें कितने की ब्रिक्स लगेंगी, इसमें कितने का सीमेंट लगेगा, इसमें कितने का रेत लगेगी, इसमें कितने की जो ऊपर लेंटर डलेगा वो डलेगा, तो वो आपको बता देगा कि इतना इसमें मटेरियल लगेगा, इतनी लेबर लग जाएगी और ये सारी चीज़ें वो बता देगा। तो इससे हमें पता चला कि ये जो मटेरियल है और जो लेबर है ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है जो डायरेक्टली वो कमरा बनाने में इन्वॉल्व होगी।
लेकिन अगर आप उससे ये पूछें कि जब आपने वो कमरा बना लेना है या बनाना है कमरा, उस कमरे के मटेरियल के लिए या उसका आप जब सीमेंट और सैंड और ये चीज़ें मिक्स करेंगे, उसमें फिर पानी डालेंगे, सारी बातें मिक्सर बनाने के लिए, तो अब वो पानी डालने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे मोटर चलाने के लिए। तो अगर आप उससे पूछें कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे कितना आएगा, तो उसका एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह देंगे कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि जो चीज़ें, जिन चीज़ों की कॉस्ट या जिन एलिमेंट्स की कॉस्ट या जिन मतलब हम कह लें कि जिन चीज़ों की कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं फिनिश प्रोडक्ट में से, जिनकी प्राइस हमें जिसका एस्टीमेट हम लगा सकते हैं, वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। और जो कॉस्ट हम फिनिश प्रोडक्ट में से कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई भी बंदा वो एस्टीमेट लगा सकता है। डेफिनेटली वो उस फील्ड का जो एक्सपर्ट होगा या उस फील्ड में काम करने वाला होगा, वो उसका एस्टीमेट लगा सकेगा। फिर फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, इजी है, डिपार्टमेंट वाइज। दो मेजर फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन। तो हम प्रोडक्शन कॉस्ट कह लेते हैं और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कह लेते हैं। अब बेसिकली तो कॉस्ट वही है ना, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड से। इसको अगर एलिमेंट की बेस पे कहा तो वो मटेरियल लेबर ओवरहेड हो गए। नेचर वाइज कहा तो कुछ कॉस्ट उन्हीं मटेरियल लेबर ओवरहेड में, कुछ कॉस्ट डायरेक्ट हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं। अगर फंक्शन की बेस पे कहा तो उसी मटेरियल लेबर ओवरहेड में कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कुछ नॉन प्रोडक्शन। और बिहेवियर वाइज भी अगर आप देखें तो बिहेवियर वाइज भी कॉस्ट की 4 क्लासिफिकेशन है। वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल है और स्टेप फिक्स है। यानी कुछ कॉस्ट यानी मटेरियल जैसे है वो लेबर वेरिएबल कॉस्ट है। लेबर की जो प्रोडक्शन लेबर है वो वेरिएबल कॉस्ट है। फिर इसी तरह बिल्डिंग का रेंट है, वो फिक्स कॉस्ट है। तो कॉस्ट है वही, उनको डिफरेंट बेस पे जब हम क्लासिफाई करते हैं तो वो कॉस्ट क्लासिफिकेशन की डिफरेंट कैटेगरीज बन जाती है। क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। तो मटेरियल क्या है? ऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज फॉर प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, क्लीनिंग मटेरियल, मेंटेनेंस मटेरियल एंड स्टेशनरी। रॉ मटेरियल तो वो हो गया जो आप प्रोडक्ट को बनाने में यूज करते हैं। कंपोनेंट्स क्या हो गए? जो बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे गाड़ी में, गाड़ी आप खुद बना रहे हैं लेकिन उसकी जो हेडलाइट्स हैं वो किसी दूसरी कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है हेडलाइट्स को, वहां से बनवा के लगा रहे हैं, तो अब हेडलाइट्स जो है वो कंपोनेंट्स। फिर क्लीनिंग मटेरियल है जो ऑफिस में यूजुअली यूज होता है, फैक्ट्रीज में, तो वो भी मटेरियल तो है। मेंटेनेंस मटेरियल है, इंजनों को अगर जो मशीनरी आप यूज कर रहे हैं उसमें इंजन ओवरहॉल कराएंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और इस तरह का जो मटेरियल, वो मेंटेनेंस है। एंड स्टेशनरी, उसको भी हम मटेरियल इन्वेंट्री कहते हैं। फिर लेबर है, ऑल स्टाफ कॉस्ट रिलेटिंग टू एम्प्लॉइज ऑन पेरोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो लेबर डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी। वो नेचर वाइज क्लासिफिकेशन में उसको फिर हम अलग अलग कर लेते हैं। लेकिन अगर एलिमेंट की बेस पे क्लासिफिकेशन होगी तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर है, एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं अगर हम क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट कर रहे हैं। फिर क्लासिफिकेशन बाय नेचर, डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉस्ट्स व्हिच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। यानी किसी भी यूनिट से जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट मटेरियल जैसे वो कहता है क्लॉथ फॉर मेकिंग शर्ट्स, डायरेक्ट लेबर द वेजेस ऑफ द वर्कर स्टिचिंग द क्लॉथ टू मेक द शर्ट्स, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस द रॉयल्टी पेड टू अ डिजाइनर। जिसका आप डिजाइन कॉपी कर रहे हैं उसको अगर रॉयल्टी पे करेंगे, डिजाइन फी पे करेंगे, पेटेंट्स की फी पे करेंगे, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे तो जैसे कॉस्ट कार्ड में हम देखा वो बनेगी प्राइम कॉस्ट। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, दीज आर द कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने देखा था। फिर वो बता रहा है कि ये भी 3 तरह का है: इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कलेक्टिवली हम इनको ओवरहेड्स भी कह देते हैं।
इनडायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल क्या है? वो मटेरियल जो या तो बिल्कुल इग्नोरेबल वैल्यू का हो, वो भी इनडायरेक्ट होता है। जैसे अगर आप फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, तो उसमें फर्नीचर लकड़ी का बना रहे हैं अगर, तो उसमें अगर नेल्स कील यूज हो रहे हैं तो उनकी कॉस्ट इग्नोरेबल होती है, तो उसको वो इनडायरेक्ट मटेरियल में ले लेता है। इसी तरह फैक्ट्री में जो मेंटेनेंस मटेरियल यूज़ हो रहा है मशीनों को रिपेयर करने में, उनकी लुब्रिकेशन में जो लुब्रिकेंट ऑयल यूज़ हो रहे हैं या उनके पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, यानी वो प्रोडक्ट बनाने से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। या क्लीनिंग मटेरियल, फ्लोर क्लीनिंग के लिए हो, मशीनरी क्लीनिंग के लिए हो, या वॉटेवर, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। फिर इनडायरेक्ट लेबर है, जैसे सुपरवाइजर एक है जो कि शर्ट मेकर्स के ऊपर सुपरविजन कर रहा है, तो उस सुपरवाइजर की सैलरी, क्योंकि वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं रहा, उसकी जो सैलरी होगी वो लेबर एक्सपेंस तो है लेकिन इनडायरेक्ट लेबर। और इसके अलावा अदर एक्सपेंस है, जैसे फैक्ट्री का रेंट है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगी। कलेक्टिवली इनको वो कह रहा है कि हम ओवरहेड्स कह सकते हैं, कहते भी हैं। फिर उसने एक इलस्ट्रेशन दे दी, एग्जांपल दे दी, इसको आप रीड करें, इसको अंडरस्टैंड करें तो आपको ये समझ आ जाएगी। फिर इस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, कौन सी चीज़ मटेरियल है, कौन सी लेबर है, कौन सी एक्सपेंस में आएगी, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कौन सी इनमें से डायरेक्ट है और कौन सी इनडायरेक्ट, इसको क्लासीफाई करें। दो बेसिस दिए हैं बेसिकली उसने, एलिमेंट और वो यानी नेचर। फिर एक और अंडरस्टैंडिंग दी उसने कि आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए पार्ट में और बी में। देन क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन में तो फिर वही बात आ गई ना, अल्टीमेटली चीज़ें तो वही है, कॉस्ट वही है कि प्रोडक्शन में डायरेक्ट मटेरियल भी आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर भी आ जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आ जाएंगे, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आ जाएंगे। इन सब को मिला के हम मार्जिनल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेते हैं, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सारी प्रोडक्शन कॉस्ट को ऐड करके हम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेते हैं। वो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री की भी यहाँ पे बात कर दी उसने, कॉस्ट की सारी क्लासिफिकेशंस भी, जो प्रोडक्शन कॉस्ट की टाइप्स हैं या उसकी क्लासिफिकेशन है वो लिख दी। और नीचे एग्जांपल भी दे दी कि डायरेक्ट मटेरियल ब्रिक्स और सीमेंट है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर बिल्डर्स, प्लास्टरर्स, इलेक्ट्रिशियंस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर डिड क्रेन एंड ड्राइवर जो रखा हुआ है, कोई क्रेन का काम है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जैसे इलेक्ट्रिसिटी मैंने जैसे बात की थी, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में जो साइट मैनेजर है उसकी सैलरी वो फिक्स है, हर मंथ को उसको देनी है, लेकिन वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जो दूसरी कॉस्ट है वो चार तरह की है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट तो लोन वगैरह जो आप लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, वो फाइनेंस कॉस्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कंपनी ने गाड़ियाँ रखी हुई हैं जो अपनी प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर करते हैं, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, या फैक्ट्री से होलसेलर तक डिलीवर करते हैं या रिटेलर तक डिलीवर करते हैं, तो वो जो गाड़ियों के चलने पे कॉस्ट आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, यानी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के ऊपर जो कॉस्ट आती है। तो ये जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होती, ये उसने यहाँ बात की है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती हैं, सेलिंग कॉस्ट, सॉरी, सेलिंग कॉस्ट में सेल्समैन की सैलरीज आ गई, और सेल करने के लिए यानी जिस तरह एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आ गए वो सेलिंग कॉस्ट में आ जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ओवरऑल फैक्ट्री को रन करने के लिए या फैक्ट्री का सिस्टम चलाने के लिए, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपको ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। और इसी तरह जो आपका HR डिपार्टमेंट है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में ही आता है। एक ओवरऑल ऑफिस भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो एक अलग भी है। यहाँ उसने लिख दिया एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में अकाउंट्स डिपार्टमेंट की एग्जांपल दे दी, फाइनेंस डिपार्टमेंट जैसे मैंने बात की। सेलिंग कॉस्ट में मार्केटिंग की मैंने बात की, एडवर्टाइजिंग वगैरह आप करते हैं या सेल्समैन को सैलरी दे रहे हैं वो सेलिंग कॉस्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में
फिनिश प्रोडक्ट को वेयर हाउस तक या कस्टमर तक या रिटेलर तक या होल सेलर तक पहुंचाने की जो कॉस्ट है गाड़ियों पे जो आ रही है, और फाइनेंस कॉस्ट में लोन इंटरेस्ट जो मैंने आपको बता दिया। फिर आगे उसने एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग दी हुई है और वो कह रहा है कि ये 5 क्लासिफिकेशन जो जो जिस सेक्शन में आ रही है वो उसके आगे आप लिखें और इसको आप सॉल्व करें। देन क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। कॉस्ट का एक बिहेवियर है, प्रोडक्शन लेवल चेंज होने से कॉस्ट कैसे बिहेव करती है, कॉस्ट कम या ज्यादा कैसे होती है या नहीं कम ज्यादा होती, फिक्स रहती है, ये बिहेवियर है उसका। तो बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी 4 क्लासिफिकेशन है, वेरिएबल, फिक्स, स्टेप फिक्स और सेमी वेरिएबल। फिर ये जो सेमी वेरिएबल है इसमें वेरिएबल और फिक्स को सेपरेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, हाइलो मेथड, वो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? सिंपली जैसे हमने देखा कि वो वेरी करती है डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो डिफाइन उसने इसी तरह किया। एज एक्टिविटी लेवल इंक्रीजेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, अगर डिक्रीज होगी तो कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। ग्राफ क्या है? अगर ग्राफ देखें कि दो तरह का बनेगा, एक बनेगा यूनिट कॉस्ट का, एक बनेगा टोटल कॉस्ट का। तो दोनों को आपने अंडरस्टैंड करना है, एग्जाम में दोनों तरह के वो क्वेश्चंस दे देता है। पहली बात तो टोटल कॉस्ट और वेरिएबल यूनिट कॉस्ट के ग्राफ में जो डिफरेंस होगा ना, इसके वाई एक्सिस पे यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है और इसके वाई एक्सिस पे कॉस्ट पर यूनिट या यूनिट कॉस्ट लिखा हुआ है। एक्स एक्सिस पे दोनों का लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर है कि अगर आप 0 यूनिट बनाएंगे जैसे यहाँ, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 0 लगेगी, यानी ना मटेरियल लगेगा, ना लेबर लगेगी, ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेगी। लेकिन जैसे जैसे आप एक्टिविटी लेवल बढ़ाएंगे आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ग्रेजुअल रेशो से इंक्रीज करेगी। जैसे अगर 1 यूनिट बनाने पे $10 का मटेरियल लगता है तो 2 पे 20 का लगेगा, 3 पे 30 का लगेगा, 4 पे 40 का लगेगा। यानी जो बढ़ने का उसका रेट है, रेट ऑफ इंक्रीज है, दैट इज कांस्टेंट। इसी वजह से जो कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है विच इज फिक्स। यानी अगर आप 1 यूनिट बनाएंगे तो यूनिट वेरिएबल कॉस्ट $10 है, 2 यूनिट्स बनाएंगे तब भी यूनिट वेरिएबल कॉस्ट टोटल तो 20 हो गई, लेकिन 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 2 करने से आपका आंसर 10 ही है। और अगर आप 3 यूनिट बनाएंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 2, यानी 1 यूनिट आपने बनाई है तो टोटल जो आपकी कॉस्ट आई है वो आई है $10, और आपकी जो यूसी है यानी यूनिट कॉस्ट वो आपने कैलकुलेट कर ली 10 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 10। लेकिन अगर आपने 2 यूनिट बनाई है तो 2 यूनिट पे आपकी टोटल कॉस्ट आई है $20। अब अगर आप यूसी यानी यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 20 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, अल्टीमेटली ये भी 10 आ जाएगी। अगर आप 3 यूनिट्स बना रहे हैं तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आ रही है $30। तो यूनिट कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 30 डिवाइडेड बाय 10, तो वो भी आपकी 10 ही आ जाएगी। 30 डिवाइडेड बाय 3 तो वो भी आपकी 10 ही आ गई। अब अगर आप यूनिट कॉस्ट को देखें तो जो टोटल कॉस्ट है वो तो पहले 10 थी, फिर 20, 30 हुई, ग्रेजुअली बढ़ रही है, जबकि यूनिट कॉस्ट जो है वो 10 है, 10 है और 10 है, इसलिए इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो फिक्स होती है। तो अब फिक्स कॉस्ट में और यूनिट वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? फिक्स कॉस्ट का ग्राफ भी ऐसे ही स्ट्रेट लाइन होगी, वो आगे हम देखेंगे, लेकिन उसके वाई एक्सिस पे कॉस्ट पर यूनिट नहीं लिखा होगा बल्कि टोटल कॉस्ट लिखा होगा। ये फर्क है दोनों में। अब हम आगे चलते हैं। Note that as total cost increases with activity level, the cost per unit variable cost remains constant। वो मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। यहाँ पे भी वो ये सारी एग्जांपल जो अपनी दे रहे वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात उसने हमें और बताई है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप मटेरियल वगैरह परचेज करते हैं तो बल्क क्वांटिटी परचेज करें अगर, तो आपको बल्क क्वांटिटी पे डिस्काउंट मिल जाता है। उस डिस्काउंट की वजह से एक सर्टेन लेवल के बाद जो आपका वेरिएबल कॉस्ट होगी उसके इंक्रीज का जो रेट होगा वो
डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी स्लोप में फर्क आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव करते हैं ना अगर आप, फॉर एग्जांपल आपको आपका सप्लायर कहता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट उससे खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप उससे मोर देन 1000 kgs खरीदेंगे तो फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा 10%। और जो बिलो 1000 है, फॉर एग्जांपल उसकी जो प्राइस है वो है $10। अगर आप 1000 से कम परचेज कर रहे हैं तो सपोज कर लेते हैं हम कि आपकी जो प्राइस है वो $10 है। अगर आप 900 यूनिट्स भी खरीदेंगे तो वो 900 मल्टीप्लाइड बाय 10 करके तो वो $9000 आपको पे करने पड़ेंगे। 999 kg खरीदेंगे तब भी आपको 9990 पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 1000 kg या उससे ज्यादा खरीदेंगे फिर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 10% जब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो आपकी प्राइस हो जाएगी $9। तो उससे आगे जो आपका कॉस्ट के इंक्रीज का रेट होगा वो 99999 के रेशो से बढ़ेगा, इस रेट पे बढ़ेगा। जबकि बिलो 1000 वो जो बढ़ने का रेट था वो $10 था। इस वजह से बिलो 1000 kg जो आपकी कॉस्ट है उसका जो इंक्रीज रेट है उसकी स्लोप ज्यादा है, स्टीप स्लोप है। लेकिन यहां से वो बता रहा है, ये 10 यूनिट्स की बात कर रहा है, तो वो स्लोप रिड्यूस होगी। इसका मतलब है यहाँ पे अब आपको डिस्काउंट मिल गया। लेकिन जो आपको डिस्काउंट मिला ना वो आपका सिर्फ एडिशनल यूनिट यानी 10 kg से अबव जो यूनिट्स हैं 20 तक, डिस्काउंट आपका सिर्फ उस पर अप्लाई होगा। प्रीवियस यूनिट पे आपको डिस्काउंट नहीं दिया गया। आप अगर 15 यूनिट खरीदेंगे पहले दिन ही तो वो पहली 10 यूनिट आपको ओवर प्राइस पे मिलेंगी, नेक्स्ट 5 यूनिट आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगी। लेकिन अगर आप मोर देन 20 खरीदते हैं तो उस पर फर्दर डिस्काउंट है अबव 20। तो जब ये ग्राफ बनता है कि यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, फिर कम हो गई, फिर और कम हो गई, तो इसको कहते हैं व्हेन डिस्काउंट इज रिसीव्ड बट डिस्काउंट ओनली अप्लाइज टू द एक्स्ट्रा यूनिट्स। तो उसका ग्राफ ये बनेगा। अगर वो कहता है कि आप 1000 यूनिट तक खरीदेंगे तो 1000 तक आपको $10 प्राइस मिलेगी। लेकिन अगर 1000 से ज्यादा खरीदेंगे तो प्रीवियस 1000 की प्राइस भी 9 हो जाएगी और जो अबव है उनकी भी 9 होगी, यानी सब यूनिट पे डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। फिर ग्राफ इस तरह बनेगा कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहाँ से वो नीचे आएगी स्ट्रेट लाइन और फिर ऊपर जाएगी जैसे कि उसने बनाई है। यहाँ तक ये डिस्काउंट फैक्टर को वो एडजस्ट कर रहा है कि बेसिकली अगर उसको पहले दिन से वो ₹9 में मिलती, यहाँ पे डाटा जो भी हो हम 9 ही कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका जो ग्राफ बनना चाहिए था ना वो ऐसा बनना चाहिए था, यानी ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से जा रही है। यानी वो अगर 10 ना खरीदता, शुरू से ही 20 खरीदेगा तो फिर उसका स्ट्रेट अवे ये ग्राफ जाएगा। लेकिन अगर वो अपना ऑप्शन दिखा रहा है कि अगर वो 10 से बिलो खरीदे तो फिर तो उसका ग्राफ यहाँ से जाएगा यहाँ तक, उसकी 10 प्राइस है तो 9 नहीं है, अब ये 9 का ग्राफ टोटली चल रहा है। और अगर वो पहले से ही $20 से एक्स्ट्रा खरीदे तो फिर उसका ग्राफ इस तरह स्ट्रेट अवे यहाँ तक आना चाहिए, ये चल रहा है। तो या तो उसके पास ऑप्शन ये वाला ग्राफ है या ये वाला है या ये वाला है। अगर वो इस रेंज में रहेगा तो फिर उसका ये ग्राफ चलेगा, यानी ये लाइन है, लाइन ग्राफ। अगर वो ये ऑप्शन चूज करता तो ये लाइन ग्राफ है, और अगर ये ऑप्शन चूज करता तो ये लाइन ग्राफ है। लेकिन वो शो करा रहा है कि वैसे यहाँ तक रहेगा अगर तो उसकी स्लोप ये है। अगर वो ये ऑप्शन चूज करेगा तो फिर स्लोप डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन वो नीचे की तरफ भी आ जाएगा। और अगर ये वो बता रहा है कि डिस्काउंट अप्लाई टू ऑल यूनिट्स परचेज। तो ये ग्राफ की एक सेंस थी जो मैंने आपको यहाँ बता दी। दूसरी जो कॉस्ट है बिहेवियर क्लासिफिकेशन में वो फिक्स्ड कॉस्ट है। जैसे नाम से पता चल गया हमें कि वो एक्टिविटी लेवल चेंज होने से चेंज नहीं होगा। अब इसका जो ग्राफ होगा वो टोटल का स्ट्रेट है, लेकिन जब आप यूनिट पे डिवाइड करेंगे, इसको अगर समझ लें कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो $1000, और अगर आपने 10 यूनिट बनाई है तो यूनिट कॉस्ट क्या होगी, 1000 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 100 पर यूनिट।
अगर आपने 20 यूनिट्स बनाई है तो यूनिट कॉस्ट क्या होगी 10 डिवाइडेड बाई 20 विच इज 50 पर यूनिट। और अगर आपने 30 यूनिट्स बनाई है तो डिवाइडेड बाई 30 कर दें तो कॉस्ट क्या हो जाएगी 33.33 पर यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आप फिक्स कॉस्ट टोटल देखें तो आप 1000 यूनिट बनाए तब भी वो 1000 है, 10 यूनिट बनाए तब भी 1000 है, 20 बनाए तब भी 1000 रहेगी, 30 बनाए तब भी वो 1000 ही रहेगी। एक शॉप आपने ले ली, उसका रेंट फिक्स है, चाहे आप उस शॉप में कोई भी काम ना करें, चाहे आप उसमें 10 यूनिट डेली की प्रोड्यूस करें, चाहे आप 20 प्रोड्यूस करें, चाहे 30 प्रोड्यूस करें, उसके रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसकी जो स्लोप है ऐसे डाउनवर्ड आ रही है कि यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है वो डिक्रीज करेगी एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस। उसकी एग्जांपल दे दी, रेंट है, बिजनेस रेट्स हैं, एग्जेक्टिव सैलरीज है, और एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द बजट मंथली प्रोडक्शन। तो ये वो ऊपर टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है, वहां से आप देख लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल 1 पर यूनिट है, डायरेक्ट लेबर 3 पर यूनिट है, वेरिएबल ओवरहेड्स $3 पर यूनिट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो $7 हो गई। $7 को आप 15,000 यानी जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस की उससे मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में 30,000 जो कि फिक्स है वो ऐड करें तो वो आपकी आ जाएगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक होती है स्टेप फिक्स कॉस्ट, जो एक सर्टन एक्टिविटी लेवल तक फिक्स रहती है, एक रेंज ऑफ एक्टिविटी तक फिक्स रहती है। उसके बाद अगर रेंज उससे ज्यादा हो जाए तो वो जंप अप कर जाती है। इसकी एक एग्जांपल तो रेंट की भी होती है कि रेंट लॉन्ग टर्म में स्टेप फिक्स कॉस्ट है कि आप अगर एक 10 यूनिट डेली प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपके लिए फॉर एग्जांपल 20/20 की एक वर्कशॉप काफ़ी है और उसका रेंट आप 20,000 पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका डेली का प्रोडक्शन लेवल 10 यूनिट से इंक्रीज कर जाए तो आपके लिए वो 20/20 की वर्कशॉप इनसफिशिएंट है, तो आपको एक साथ वाली शॉप भी रेंट पे लेनी पड़ेगी। तो आपका रेंट 10 यूनिट पर डे से अगर आपकी 11 यूनिट पर डे भी हो जाए तो आपकी एक शॉप में वो कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, तो आपको एक यूनिट के लिए भी दूसरी शॉप साथ पे रेंट आउट करवानी पड़ेगी और आपका जो रेंट है वो 20,000 से जंप करके हो सकता है वो डायरेक्टली 40,000 पे चला जाए। चाहे वो एक यूनिट भी एक्स्ट्रा बनाए डेली 10 से तो आपको रेंट 20,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसलिए जो स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है एक रेंज तक फिक्स रहती है, फिर ये जंप अप करके फिर फिक्स रहती है एक अगली रेंज तक, फिर उससे आगे। तो ये स्टेप्स की शक्ल में, सीडी की शक्ल में बनती है, इसलिए हम इसको स्टेप फिक्स कॉस्ट कहते हैं। उसमें वेयर हाउस कॉस्ट की एग्जांपल दे दी कि स्टोरेज स्पेस और सुपरवाइजर वेजेस, कि अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आप कहते हैं कि 0 से लेकर 20 एम्प्लॉइज तक अगर सुपरवाइजर के अंडर होंगे तो सुपरवाइजर को एक सर्टेन सैलरी दी जाएगी। लेकिन अगर वो 20 से अबव एम्प्लॉइज को सुपरवाइज करेगा तो भले वो 21 ही क्यों ना हो, उसकी सैलरी जंप अप करके एक नए लेवल पे शिफ्ट हो जाएगी, फिर वो एक अगली रेंज तक वो फिक्स रहेगी। तो ये स्टेप फिक्स कॉस्ट का ग्राफ हो गया टोटल का। फिर एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जैसे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, जो वो सेमी वेरिएबल है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है जैसे मटेरियल, लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और फिक्स कॉस्ट भी है यानी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो सेमी वेरिएबल में जैसे डिफाइन कर रहा है कि फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों एलिमेंट्स होते हैं। इसकी स्लोप तो वेरिएबल कॉस्ट की ही तरह होती है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट नहीं होती, ये यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 0 यूनिट भी बनाएंगे तब भी इस टोटल कॉस्ट में जो फिक्स कॉस्ट वाला एलिमेंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए आपकी जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो कभी भी 0 नहीं होती, वो कम से कम इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होगी। तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट। इसका जो ग्राफ होता है वो भी पर यूनिट का ऐसे नीचे की तरफ ही आएगा, क्योंकि इसका और एक ग्राफ स्ट्रेट भी बन जाएगा। ये जो स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट के पोर्शन को पर यूनिट, और ये वाला जो कर्व ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है
सॉरी ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को, और ये जो कर्व है ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हों, टेलीफोन बिल्स हों, इस तरह के जो बिल्स होते हैं ना, उनमें एक लाइन रेंट होता है जो कि फिक्स होता है। जैसे मीटर रेंट जिसको हम कहते हैं वो फिक्स है। आप अगर पूरा महीना आपका घर खाली रहे, फैक्ट्री में कोई चीज प्रोड्यूस ना हो, तब भी आपको वो जो मीटर रेंट है वो पे करना पड़ेगा, तो वो फिक्स पोर्शन है। उसके बाद जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करते हैं तो पर यूनिट के हिसाब से आपको बिल चार्ज किया जाता है, तो वो वेरिएबल पोर्शन। टेलीफोन बिल की भी ऐसे ही एग्जांपल है, वो लिखती है दोनों चीजें इसकी। और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दी है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी फिक्स है, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड स्टेप फिक्स कॉस्ट। तो इसको आप आइडेंटिफाई करें नॉलेज की बेस पे। फिर ग्राफिकल क्वेश्चंस दे दिए, इनमें कौन सा किसका ग्राफ है, जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। अब हमारे पास स्ट्रेट ग्राफ एक ही है ये, तो इसका मतलब है टोटल फिक्स कॉस्ट यही होगी, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अगर दो दिए होते, एक ग्राफ और भी दिया होता और वो भी ऐसे स्ट्रेट लाइन होती, तो फिर उसने इस वाई एक्सिस पे टोटल कॉस्ट या यूनिट कॉस्ट लिखा होता, तो टोटल कॉस्ट वाले ग्राफ को हम आइडेंटिफाई कर लेते कि ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। इसी तरह बाकी चीजों को भी आप आइडेंटिफाई करें। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है आइडेंटिफाइंग कॉस्ट बिहेवियर, वो हम एक सेपरेट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर काफी लेंथी हो गया, तो ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन तक इसको आप अंडरस्टैंड करें, और जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग उसने दी हुई हैं उनको आप प्रैक्टिकली करें, उनको पीछे आंसर्स के साथ टैली करें, और जहां पे समझ नहीं आती वहां से लेक्चर दोबारा सुने, बुक में से रीडिंग करें, ऑटोमेटिकली आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।